हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 22 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे करंट अफेयर आराम से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एंड तक देखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर हैं, आपको डेफिनेटली ये आने वाली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आज का हमारा सेशन स्क्रीन बेस्ड सेशन है, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो वहाँ से मैं आपको डेली करंट अफेयर स्क्रीन बेस्ड ही दे पा रहा हूँ। तो अभी मैनेज कीजिए, एक दो दिन की बात है। देखिए, आपका नुकसान ना हो इसीलिए, वैसे हम इसको छुट्टी भी कर सकते थे, अभी 2-3 दिन हो सकता था, करंट अफेयर का गैप हो जाता, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका करंट अफेयर ना छूटे। और क्योंकि देखिए, कहीं भी कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए स्क्रीन बेस्ड सेशन ले लेते हैं। पूरा आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से सुनिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं 22 जून का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर देखिए, बात की गई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। पहले तो ये कि जारी कौन करता है? इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस इंडेक्स में नापा किसको जाता है? तो कौन सा देश परंपरागत ऊर्जा स्रोत से कितनी जल्दी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उन पर शिफ्ट हो पा रहा है, तो ये देखा जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। अब 2026 का जो इंडेक्स है, इसमें पहले स्थान पर रखा गया है यूरोप के देश स्वीडन को। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पर कौन? यूरोप का देश स्वीडन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इस इंडेक्स में 2026 में 70वीं रैंक पर रहा है। 2025 में जब इस इंडेक्स आया था तब हम 71 रैंक पर थे, मतलब यहाँ पर एक रैंक का हमारा सुधार हुआ है। और इस इंडेक्स में 2026 में 120 देशों को रैंक किया गया। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि क्या इस इंडेक्स में मापा जाता है। अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जिनके आधार पर देखा जाता है कि परंपरागत या पारंपरिक एनर्जी रिसोर्सेज से कितनी जल्दी कोई भी देश जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, तो पहले स्थान पर है स्वीडन, सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है यूरोप का देश डेनमार्क। इंडिया की नेबर कंट्रीज की बात करें तो चाइना आता है 14th रैंक पर इस इंडेक्स में, पाकिस्तान 90 रैंक पर है, बांग्लादेश 99 रैंक पर है, नेपाल 111 रैंक पर और श्रीलंका है 68 रैंक पर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026, इंडिया की रैंक है 70। अब देखिए, यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये हर साल निकाला जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये जो संस्था है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि देखिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एक्सपर्ट को एक मंच पर लाकर ग्लोबल इकोनॉमी, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर चर्चा करने का मौका देता है। इस संस्था की स्थापना 1971 में की गई। जेनेवा के कॉलोनी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत आम आदमी का मौलिक अधिकार डिक्लेयर किया है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच थी। इन्होंने कहा है कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का जो अधिकार है वो लोगों का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज डी और आर्टिकल 21 के तहत। तो 2 आर्टिकल को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किया है। काफ़ी सारे अलग अलग आर्टिकल्स के भी रेफरेंस दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत ही आम आदमी को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर फुटपाथ पर चलने के अधिकार का उल्लंघन होता है तो लोग कानून की मदद भी ले सकते हैं, और सरकार और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अब ऐसा कानून बनाए कि लोगों को ये अधिकार दिया जा सके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो पहले देखते हैं कि आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज डी क्या कहता है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि इंडिया का नागरिक है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 21 जो है ना, वो राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता।
कोर्ट ने कहा है कि पैदल चलना आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, इस तरीके से अभिव्यक्ति, सभा और संगठन की स्वतंत्रता इससे भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंधित है। अब देखिए, जो आर्टिकल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं कि आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। फिर आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज बी में शांतिपूर्ण सभा करने का लोगों का अधिकार है, इसे भी मेंशन किया गया। आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज सी में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता आम आदमी का मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज डी में देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सभी से कनेक्ट है, लेकिन स्पेशली आर्टिकल 21 के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐड ऑन किया है। मतलब जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है उसमें से इंक्लूड किया गया। वैसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे राइट को आर्टिकल 21 में ऐड ऑन किया है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, इसके अलावा राइट टू क्लोथ्स, राइट टू फ्रेश वाटर, राइट टू फूड। ये सारे के सारे आर्टिकल 21 के तहत ही मौलिक अधिकार घोषित किए जा चुके हैं पहले भी, और अब एक और नया ऐड ऑन किया गया आर्टिकल 21 में। भारतीय नौसेना में शामिल की गई आईएनएस दूनागिरी, किसकी बात की जा रही है? आईएनएस दूनागिरी की। तो भारतीय नौसेना में शामिल की गई आईएनएस दूनागिरी किस परियोजना के तहत बनाई गई स्टील्थ फ्रिगेट से? अब पहले तो यहां पर बात आती है कि स्टील्थ फ्रिगेट्स क्या होता है। तो देखिए, ऐसा युद्धपोत जो कि दुश्मनों के सोनार, रडार, सेंसर इनके पकड़ में नहीं आता, तो ये कहलाता है स्टील्थ फ्रिगेट्स। अब भारतीय नौसेना में शामिल हाल ही में एक आईएनएस दूनागिरी को शामिल किया गया है। एक्चुअल में इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। ऐसे 7 स्टील्थ फ्रिगेट्स को बनाया जा रहा है आर्टिकल 17A के तहत। इनमें से एक है आईएनएस दूनागिरी। वैसे इंडियन नेवी में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रही और आईएनएस संशोधक, इन सभी को शामिल किया गया है। इनमें से आईएनएस दूनागिरी जो है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत 5वां स्टील्थ फ्रिगेट से, जो कि इंडियन नेवी में कमीशन किया गया, और इसे जीआरएससी ने बनाया है। और आपको पता है ये स्टील्थ फ्रिगेट्स जो है ना, जो अभी जीआरएससी ने दिया है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट से जो कि जीआरएससी ने दिया है। ठीक है, अब देखिए, सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे जो मिशन है उनको पूरा करने में सक्षम है। नई टेक्नोलॉजी है, उन्नत टेक्नोलॉजी है, ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल इसमें लगी हुई है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। एंटी सबमरीन वेपन्स वॉरफेयर का इसमें यूज़ किया गया है। तो ये और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से देखें तो और ज़्यादा उन्नत किस्म की है। ठीक है, तो स्टील्थ फ्रिगेट्स यहाँ पर हमको क्लियर हो जाते हैं। प्रोजेक्ट 17 है, ये इसके तहत क्या हो रहा है कि शिवालिक क्लास की 7 एडवांस फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। कितनी? 7, जो कि और ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की होगी और इंडियन नेवी को सारी सौंपी जाएगी। अब इनमें से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये 4 फ्रिगेट्स बना रहा है। 3 कमीशन की जा चुकी है, जैसे आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस तारागिरी। एक बची है आईएनएस महेंद्रगिरी। ठीक है, ये एक बची है यहाँ पर। तो 4 ये हो गई। इसके अलावा 3 बना रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसने अभी आईएनएस दूनागिरी दी है। तो इसने पहले आईएनएस हिमगिरी भी सौंपी है। ठीक है ना, आईएनएस हिमगिरी को ये पहले सौंप चुका है। अब आईएनएस दूनागिरी ये 5वीं फ्रिगेट्स मिली है इंडियन नेवी को, और आईएनएस विंध्यगिरी इसके द्वारा बची हुई है, जो कि इन फ्यूचर ये प्रोवाइड कर देगा इंडियन नेवी को। जो 2 और वॉरशिप दिए गए उनमें से आईएनएस एग्री है, जो कि अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है, उथले पानी का छोटा युद्धपोत। और एक है आईएनएस संशोधक, यह संशोधक क्लास सर्वे वेसल प्रोग्राम का चौथा और आखिरी जहाज है। इसको स्पेशली सर्वे के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये है जो कि सभी की सभी इंडियन नेवी को सौंपे गए। अब देखिए, यहां पर मैं आपको ऑफर ऑफ द डे क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल के लिए आप 50 मॉक टेस्ट को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट लगा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो स्पेशली एसएससी सीजीएल वाले इसे ज्वाइन कीजिएगा।
आप यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 50 मॉक टेस्ट ज़रूर लगा के जाइएगा, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आप इसे डायरेक्ट अवेल कर पाएंगे। नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। आगे आए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अच्छा, कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को यह डे मनाया जाता है। ठीक है, 2015 से हर साल मनाया जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे। 2026 में योगा फॉर हेल्दी एजिंग यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल योगा डे की। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमको मिल गई कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। और थीम 2026 में क्या है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसकी 2026 में थीम रखी गई। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने 2014 में से मान्यता दी थी, लेकिन यह पहली बार 2015 में मनाया गया। तो इस बार 2026 में ये 12वां योगा दिवस मनाया गया, मतलब 21 जून को ये मनाया गया। और इसका जो मेन कार्यक्रम है ना, जो योग दिवस का मुख्य आयोजन है, वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया और इसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। वैसे 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अलावा वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे भी 21 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो इनको भी देखिएगा, क्योंकि देखिए नॉर्मली तो योगा डे पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में वर्ल्ड म्यूजिक डे से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी 21 जून को मनाए जाते हैं। आगे आए, 2025 के लिए फिजिक्स का वोल्फ प्राइज जीतने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? देखिए, इजराइल का एक फाउंडेशन है, वो फिजिक्स में योगदान के लिए वोल्फ प्राइज देता है और इस बार ये भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट को मिला है जिनका नाम है जैनेंद्र के जैन। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, जैनेंद्र के जैन। इनको वोल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया। ये 2025 के लिए अवार्ड है, जो कि अभी 2026 में दिया गया है। जैनेंद्र के जैन, इनका जन्म राजस्थान का है। वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स से हाल ही में सम्मानित किए गए और इस पुरस्कार को पाने वाले भारतीय मूल के पहले साइंटिस्ट बने। ओके, जेरूसलम में जो नेसेट है, ये क्या होता है? इजराइल की जो पार्लियामेंट है ना, उसे नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो जेरूसलम, इजराइल के जेरूसलम में नेसेट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पर इजराइल के जो प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग, इनके द्वारा जैनेंद्र के जैन को यह अवार्ड दिया गया। अच्छा, किस चीज की खोज की है? एक्चुअल में इन्होंने कंपोजिट फॉर्म्यन की खोज की है, फॉर्म्यंस इनकी खोज की है, जिसमें क्वांटम फिजिक्स और फ्रिक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट को समझने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ठीक है, फिजिक्स में एक खोज है, एक योगदान है, जिसके कारण जैनेंद्र के जैन को वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये तो बेसिक है, यहाँ पे इसको आप एक बार पढ़ लेना। आगे आते हैं। अब देखिए, अगर हम जैनेंद्र के जैन की बात करें, ये वर्तमान में कहाँ है? पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नहीं है। भारत के लोधा थियोरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर भी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई वर्तमान में किस पद पर है, तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, यहाँ पर प्रोफेसर है। भारतीय मूल के, लेकिन यूएसए के सिटीजन है। अब वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स है, यह वोल्फ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इजराइल का फाउंडेशन है, फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है। 1978 में यह पहली बार दिया गया था। नोबेल प्राइज के बाद फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़े अवार्ड में गिना जाता है। आपको पता है, अब तक फिजिक्स कैटेगरी में 27 वोल्फ प्राइज विजेता बाद में नोबेल प्राइज विनर भी बने हैं, इसीलिए इस प्राइज की वैल्यू काफी ज्यादा है। तो इस बार ये जैनेंद्र के जैन को दिया गया और ये राजस्थान से आते हैं और वर्तमान में यूएसए के सिटीजन हैं। आगे चलेंगे। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी का न्यायाधीश किसे चुना गया है? किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। इसके नए न्यायाधीश जो कि इंडिया से, ये चुने गए हैं बिमल एन पटेल। आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने जिनका स्थान लिया है ना, वो भी एक इंडियन ही है, नीरू चड्डा।
तो नीरू चड्डा को इन्होंने रिप्लेस किया है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के जज के रूप में। 19 जून 2026 को विमल एन पटेल को जज के रूप में अपॉइंट किया गया। 2026 से 2035 तक 10 सालों का इनका कार्यकाल होगा। 1 अक्टूबर 2026 को ये अपना पद संभालने वाले हैं। इसके अलावा 2026 से 2035 तक के लिए कार्यकाल के लिए 7 नए जजेस भी अपॉइंट किए गए। वर्ल्ड में अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अब एक इंडियन अपॉइंट हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो अपॉइंट हुए हैं आगे आने वाले 2026 से 2035 तक के लिए ये बिमल एन पटेल है। अब देखिए, बिमल एन पटेल ये वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर हैं, जो कि नए जज बने हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। अब यहां पर यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ये क्या है। देखिए, एक इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट है, मतलब आप इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरह देख सकते हैं, लेकिन किसके लिए? जो सी है, जो समुद्री सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है, उनसे जुड़े देशों के विवादों का समाधान करती है। जो कि समुद्र से जुड़े हुए विवाद है ना, उनके समाधान के लिए ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल काम करता है। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंडर ही ये स्थापित किया गया। 21 टोटल जज होते हैं। अभी जो अपॉइंट हुए हैं ना टोटल, वो 7 नए अपॉइंट हुए हैं, उसमें से एक इंडियन है। तो टोटल जज कितने होते हैं? 21। ठीक है। जर्मनी के हैम्बर्ग में इसका हेडक्वार्टर है और 21 मेंबर है, इनमें से 7 अभी अपॉइंट हुए, एक इंडियन है, बिमल एन पटेल। ठीक है, आगे आइए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने वाले पहले भारतीय अधिकारी, इंटरेस्टिंग है, तो ये बने हैं विवेक अग्रवाल। आंसर सी। यहां पर हम समझेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, लेकिन पहले हम जो हमारी न्यूज है उसकी बात करते हैं। अगर हम यहां पर विवेक अग्रवाल की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के एक आईएएस ऑफिसर है। किस कैडर के? मध्य प्रदेश कैडर के। विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए और इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले इंडियन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक ऑलमोस्ट 1 साल का इनका कार्यकाल होगा। गिल्स थॉमसन को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि इस पद को पहले होल्ड कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। अब विवेक अग्रवाल ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले काफ़ी अलग अलग जगह पर इन्होंने काम किया है, लेकिन वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सेक्रेटरी हैं और ये बन गए अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट विवेक अग्रवाल। अब ठीक है, संस्था की बात करते हैं कि संस्था क्या है। देखिए, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग हो गया है ना, जो टेररिज्म फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए ये इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसी बनाती है, उसे रेगुलेट करती है, निगरानी करती है। कौन? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्थापना 1989 में की गई। G7 कंट्रीज जो है ना, कल हमने इनकी बात की थी, इनके द्वारा ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। एलिसा डी एंडा मद्राजो वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और वाइस प्रेसिडेंट अब इंडियन बने हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। देखिए, ये जो संस्था है ना, 2 लिस्ट जारी करती है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैक लिस्ट है मतलब ये थोड़ी घातक है। होता क्या है? देखिए, ऐसे देश जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में जिनके कमियां हैं, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोक पा रहे, उनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन ऐसे देश जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को या फिर टेररिज्म फंडिंग को खुद ही बढ़ावा देते हो, तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। पाकिस्तान इस लिस्ट में आने से डरता है और अधिकतर टाइम वो इसी लिस्ट में रहता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट है। आई होप समझ में आ गया। वाइस प्रेसिडेंट इंडियन बनाए, याद रखिएगा कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल। आगे, बीएसई द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सात्विक इंडेक्स कौन सा है? बीएसई ने इंडिया का पहला सात्विक इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है बीएसई सात्विक 100। क्या नाम दिया गया है? बीएसई सात्विक 100। यह पहला सात्विक इंडेक्स है इंडिया का। ठीक है, आइए समझते हैं क्या।
तो भारत का पहला सात्विक इंडेक्स कौन सा है? तो यह है BSE सात्विक 100 इंडेक्स। देखिए, एक स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है जो कि BSE की जो 500 कंपनियां हैं उनमें से सात्विक सिद्धांतों के अनुसार जो कंपनीज चल रही है ना, ऐसी 100 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। कितनी? 100। तो इसका नाम क्या रख दिया? सात्विक 100 इंडेक्स। अब आप बोलोगे सर ये सात्विक कंपनियां क्या होती है? वो कंपनियां जो कि सात्विक प्रिंसिपल के आधार पर चलती है। मतलब ऐसी कंपनियां जो कि अपने एथिक्स को समझती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, समाज के लिए सकारात्मक काम करती है ना? तो उनमें कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जो समाज को हार्म पहुंचाए, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। मतलब सात्विक इन्वेस्टिंग जो होती है ना, जो लोग सात्विक इन्वेस्टिंग करते हैं, ऐसी कंपनियों में निवेश नहीं किया जाता उनके द्वारा जो कि अल्कोहल, तंबाकू प्रोडक्ट, गैम्बलिंग, है ना, ड्रग या किसी प्रकार के ऐसे मीट प्रोडक्ट, जिन एनिमल पर कोई अत्याचार हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, चमड़े की कोई चीज़ हो। तो ऐसी कंपनियों में काफ़ी लोग होते हैं जो निवेश नहीं करते क्योंकि वो सात्विक इन्वेस्टर होते हैं। तो इनके लिए ऐसी कंपनियां ढूंढी गई है जो कि समाज के प्रति एथिकल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो कंपनी क्या है? सात्विक कंपनी। तो ऐसी 100 कंपनियों का एक इंडेक्स बना है जिसका नाम है BSE सात्विक 100 इंडेक्स। ठीक है, इजी था। अब इन्वेस्टर को क्या लाभ होगा? तो जो लोग अपने वैल्यू और एथिक्स इन्वेस्टिंग के अनुसार पैसा लगाना चाहते हैं वे इस इंडेक्स को आधार बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। उपयोग कहाँ होगा? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, इंडेक्स फंड, PMS और म्यूचुअल फंड, इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, टॉप होल्डिंग देखें इन टॉप 100 जो 100 कंपनीज है ना, उनमें टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक की। सबसे पहले नंबर पर 9.71% HDFC होल्ड करता है उन 100 कंपनियों में। फिर ICICI बैंक 7.69%, रिलायंस इंडस्ट्री 7.65%। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आगे चलिए, यूनिसेफ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चे एक्सट्रीम हीट के संपर्क में हैं? बहुत ज्यादा गर्मी। तो यूनिसेफ ये संस्था है ना जो बच्चों के लिए ही काम करने वाली यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक रिपोर्ट निकाली है, यूनिसेफ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026। और इस रिपोर्ट में इस संस्था ने बताया है कि भैया इंडिया में 92% बच्चे एक्सट्रीम हीट की चपेट में हैं। मतलब एक्सट्रीम हीट के संपर्क में हैं 92% बच्चे। ये कहा है यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम क्लियर हो गया, चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026। भारत में लगभग 39.2 करोड़ बच्चे, मतलब देश की लगभग 92% बच्चे एक्सट्रीम हिट के संपर्क में हैं, इस इंडेक्स में कहा गया है। इसके अलावा लगभग 8.9 करोड़ बच्चे बार बार आने वाली हिट वेव का भी सामना करते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण हिट वेव की फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ये लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस की गई है अपनी रिपोर्ट में। मैंने आपको मेंशन कर दिए, पॉज करके इनको पढ़ लेना। इससे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऊपर की 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो इसको याद रखना। इसके अलावा अगर ग्लोबल फाइंडिंग देखें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 1.1 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि कम से कम 3 ओवरलैपिंग क्लाइमेट हैजार्ड का सामना कर रहे हैं। मतलब बहुत खतरनाक जो क्लाइमेट चेंज है उसका सामना कर रहे हैं। लगभग 2.3 बिलियन बच्चे हैं अनहेल्दी एयर क्वालिटी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है। सूखा, एक्सट्रीम हीट वेव ये सबसे सामान्य क्लाइमेट हैजार्ड है। मतलब सबसे सामान्य पर्यावरणीय जो नुकसान है ना, ये है। एक तो सूखा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सूखे की चपेट में आ रहे वर्ल्ड, बारिश कम हो रही है, एक्सट्रीम हीट बढ़ती जा रही है, हीट वेव बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत कॉमन हो गया है सारे क्षेत्रों में। तो ये यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 में। एक रिपोर्ट है, बच्चों पर ही ये रिपोर्ट निकाली जाती है यूनिसेफ के द्वारा। अब देखिए, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से इसे जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी जो कि बच्चों और माताएं जो हैं, जो
मदर से उनकी हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सेफ्टी के लिए काम करती है। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही कांदिया ब्यास रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कादिया ब्यास रेल परियोजना ये संबंधित है पंजाब राज्य से। ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 100 साल पुरानी कादिया व्यास न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब ये जो परियोजना ना एक्चुअल में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान को अमृतसर जिले के व्यास से जोड़ने का काम करेगी। ऑलमोस्ट 39.68 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है और 1400 करोड़ रुपए की इसमें लागत आने वाली है। नॉर्थर्न रेलवे के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत ही ये क्षेत्र आता है। तो इसका नाम क्या है? कादियान व्यास न्यू रेलवे लिंक प्रोजेक्ट या लाइन प्रोजेक्ट। 39 किलोमीटर ऑलमोस्ट लंबा, 1400 करोड़ रुपए इसकी लागत है। यहाँ पर देखिए 1928 से 29 के बीच में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने इसको पहले मंजूरी दी थी। 1930 में इसका काम एक बार शुरू हो चुका था क्योंकि हिस्टोरिकल मूवमेंट है, अंग्रेजों के शासनकाल से ये चल रहा है और अभी तक 100 साल से बनी नहीं है। 1930 में काम शुरू हुआ लेकिन ये बाद में बंद हो गया। 2010-11 का जो रेलवे बजट था ना, एक बार फिर से इसे अनाउंस किया गया लेकिन अभी तक ये पड़ा हुआ था काम। और अब 100 साल के बाद कादियान व्यास न्यू रेलवे प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। 39.68 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। एक्चुअल में है क्या कि कई धार्मिक स्थल है पंजाब के जो कि इस रेलवे ट्रैक मतलब इस रेलवे लाइन के बीच में आएंगे, तो इन सभी की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी इन फ्यूचर। कादियान, डेरा बाबा जयमल सिंह है ना ब्यास, ये एक तीर्थ स्थल है सिखों का। श्री दरबार साहिब, डेरा बाबा नानक, गुरुद्वारा अचल साहिब, गुमान साहिब, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जो कि धार्मिक स्थल है सिखों के। तो इन सभी को कनेक्ट करने के लिए इस रेलवे रूट का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर किया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है पंजाब में। ठीक है। तो यहां पर 22 जून 2026 के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। आई होप सारे करंट अफेयर सभी फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। लास्ट डे करंट अफेयर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर आइए देख लेते हैं। जून 2026 में सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ये कौन है? यूएई। इसके बाद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? तो ये कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। ठीक है। इसके बाद जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह है सेबल चट्टोपाध्याय। सीएजी की राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों ने 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी बेंचमार्क के 3% से अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया? तो ये कितना परसेंट है? 18%। ठीक है। जून 2026 में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यहां पर बात की जा रही है खान क्वेस्ट की, तो इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? मंगोलिया में। आंसर बी। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। जून 2026 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत एमएसपी पर दलहन और तिलहन की सबसे बड़ी खरीद किस स्टेट के लिए स्वीकृत की गई? तो यह स्वीकृत की गई है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट कहां उद्घाटित किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया मेघालय राज्य के भोईरिम्बोंग में। आंसर सी। नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरो की आगामी पुस्तक का नाम क्या है जो मार्च 2027 में प्रकाशित होगी? तो इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है मिस लैम्बर्ट स्टेप्स अबोर्ड डेंजर। आंसर सी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे का मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो भारत का संविधान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है?
तो ये है आर्टिकल 51 का सब क्लॉज ए। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करें तो ये है अंटार्कटिका। लेकिन अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करते ना तो फिर यहां पर आंसर सहारा आ जाता। लेकिन यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन? अंटार्कटिका। ठीक है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लो आप सभी, कमेंट में आंसर कीजिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा था? और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ये सारे करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ द डे, इनको कमेंट में आंसर कीजिएगा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर है पर ठीक है, स्क्रीन बेस्ड हमारा सेशन है, पर आई होप समझ में आया होगा क्लियरली कि हमने किस चीज़ पे बात की है। एक दो दिन की प्रॉब्लम है, फिर से हम बाय फेस मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा अपना, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।